अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे अच्छे, सही है, तो इस वजह से ही ना, ये 2018 कर रहे हैं, 223, सही है। आ जाओ। सो तुमसे कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर हो सकती है, ये वेक्टर हो सकती है, सही है। और स्केलर के अंदर डायरेक्शन होगी, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन नहीं होगी, बट दोनों के अंदर जो है वो यूनिट और वो होगा, सही है। मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, सही है। क्वांटिटी विद अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नो यूनिट, क्वांटिटी विद अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, बी, राइट। सही है। विच पेयर इंक्लूड द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। सो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होती है, फोर्स वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, राइट। पावर वेक्टर स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, राइट। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एक्ट्स एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। सर एक व्हाट? सवाल आया था जिसके अंदर वो बता रहा था कि व्हाट टेल्स अस कि दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर केजी दिया हुआ था, हम्म। न्यूटन दिया हुआ था, ऐसा यूनिट्स दिए हुए थे बेसिकली। सही है। और तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? लाइक मैं अगर वो सवाल अब मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको निकाल के दिखा देता। अबे वो निकाल के रखियो, कल देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, कल की क्लास रखी हुई तो है इसी टेंशन के लिए। सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो ये क्वेश्चन है, शायद ये थोड़ा सा अजीब से लगे, देखो इसके अंदर कंपोनेंट बनाने हैं, सही है। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, राइट। ऐसे ही बनेगा कंपोनेंट, सही। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर अगर मैं एफ कॉस थीटा पिक करूं, सो वर्टिकल कंपोनेंट में नहीं आ रहा, सही है, 90 आ रहा है, सही है। सो वर्टिकल कंपोनेंट में एफ साइन थीटा नहीं आ रहा, कहीं पे 90 से इन्होंने जो है ना वो कोई चावल ना पी हुई है, सही है। इसके अंदर ये वाला पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब देखो याद रखना कि तुम ऐसे एफ कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू एफ साइन 90 माइनस थीटा, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं आती है ना। और एफ साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू एफ कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? ये भी नहीं आती है। तो ये देखो, ट्राइंगल अज्यूम करो, ओके। ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, सही है। और 90 डिग्री ट्राइंगल है, दिस इज थीटा, राइट। एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, राइट। 90 माइनस थीटा, राइट। अच्छा, अब देखो क्या सीन होगा अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट से एंगल लिखूं, एंड लेट्स से दिस इज हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट से एडजेसेंट के बारे में लिखूं, सो एडजेसेंट हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज एंड देन कॉस थीटा, राइट। और अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट के बारे में लिखूं, तो दैट बिकम हाइपोटेन्यूज एंड देन साइन थीटा। बच्चों ये बात समझ में आती है, हाँ ना? बोलो प्लीज क्विक। अच्छा, सर हम लोग अगर ये नहीं देख सकते सीधा सीधा कि देखिए ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा ही होगा ना। देखिए, और एफ साइन, और फिर जो वर्टिकल वाला है वो एफ साइन थीटा होना चाहिए, हाँ। लेकिन वो वाली ऑप्शन दी हुई नहीं है, तो हम लोग लाइक ऑटोमेटिकली अज्यूम यही करेंगे ना कि अबे एफ अबे कॉस अबे 90 हट। माइनस थीटा होगा। हाँ, ये तो तुम्हें अभी पता चल रहा है ना, क्योंकि मैंने लिख दिया सामने, वरना पहले कैसे अज्यूम करोगे? सर यही अज्यूम करना था। अबे चुप, सुन ले, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का। देखो ये बात तो मैंने कह दी कि एफ कॉस थीटा, एफ थीटा के रिस्पेक्ट से अगर मैं एंगल लिखूं तो मेरे पास ये बन रहा है, राइट। अगर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट से मैं एंगल, अगर मैं साइड लिखूं तो दिस बिकम ऑपोजिट, राइट। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, राइट। हाइपोटेन्यूज एंड देन साइन 90 माइनस थीटा, राइट। नाउ दिस साइड, ये वाली साइड जो पहले हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा थी, ये वाली साइड अब जो है हाइपोटेन्यूज साइन 90 माइनस थीटा हो गई है इस एंगल के रिस्पेक्ट से, राइट। एंड और ये दोनों बेसिकली इक्वलेंट होंगे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास रहेगा हाइपोटेन्यूज कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। ये आगे भी कभी कभार ये एक दो क्वेश्चन में और भी आया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो ये बस याद रखना, राइट। कि हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा ये दोनों इक्वलेंट होते हैं, राइट। सो कॉस थीटा ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमारे पास कॉस थीटा, तो ये दो पॉसिबिलिटी है, राइट। अब वर्टिकल कंपोनेंट ये तो साइन थीटा होने वाला है या कॉस 90 माइनस थीटा होने वाला है, राइट। सो ए इज द पॉसिबल ऑप्शन, राइट। क्लियर हो गया? जी सर। चलो, तुमसे कह रहा है व्हाट रिड्यूसेस द सिस्टमैटिक एरर व्हेन टेकिंग द मेजरमेंट, राइट। तुम्हारे पास प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, apparatus के अंदर तुम जो है वो कैलिब्रेट कर लेते हो, राइट। एडजस्ट द नीडल ऑन द जीरो, ऑन द
on a voltmeter so that it reads zero when there is no potential difference. सही लग रहा है मुझे, सही है। और measuring the diameter of the wire at a different point, ये random error को reduce करते हैं। reducing the parallax effect by using, ये भी random error को reduce करते हैं। timing, ये भी random error को reduce करते हैं। तो ये तीनों जो है वो random error है, राइट? हाँ जी, सही है। आ जाओ, ओ तेरी की लो। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द यंग मॉड्यूलस ई ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, द मेजरमेंट्स आर टेकन एज शोन। अच्छा जी, इन्होंने तुम्हें ये चीज़ें दी हैं। द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस, ओके, वेयर जी इज द एक्सेशन ऑफ द फ्री फॉल, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ई इज दिस मच, ओके फाइन। How should the calculated value of E and its uncertainty should be expressed, right? Uncertainty is different है, तो तुम्हें calculate करनी पड़ेगी, right? और ये तुम्हारे पास है absolute uncertainty, right? So absolute uncertainty mass में होगी, L में होगी, और E में और D में होगी, right? So हम ये कह सकते हैं कि भाई absolute uncertainty in D divided by absolute uncertainty in D is equals to E। अच्छा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली होना ये चाहिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी में दोनों की अगर कंपेयर करूँ। सही, इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टिनिटी ये, फिर उसके बाद डेल्टा एम ओवर एम, सही, इंटू 100, राइट? फिर उसके बाद प्लस डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100, सही, इंटू डेल्टा ओवर ई इंटू 100, राइट? और फिर हमारे पास जो है ना, अब मज़ीद आगे ले जा सकते हैं इसको, प्लस हमारे सर पास इस क्या है? अनसर्टेनिटीज की क्या कहते हैं, यूनिट चेंज करना होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मिलीमीटर के अंदर है तो इसको वापस मीटर में करना होता है? नहीं। अनसर्टेनिटी के अंदर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो न्यूमरेटर के अंदर वही डिनोमिनेटर के अंदर, तो यूनिट्स में इतनी ज्यादा कोई टेंशन है नहीं, राइट? अच्छा, सही है। इक्वेशन ये बन गई, राइट? 100 तो मैं सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट? और मुझे डेल्टा ई निकालना है, सो मैं ई को वहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट? सो डेल्टा ई मेरे पास हो जाएगा ई टाइम्स, अब इनकी वैल्यूज हैं, राइट? सो एम हमारे पास है, डेल्टा एम हमारे पास है 0.02 डिवाइडेड बाय एम विच इज़ 2.3, राइट? उसके बाद प्लस डेल्टा एल हमारे पास है 0.005 डिवाइडेड बाय 2.846, उसके बाद प्लस जो डायमीटर है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 0.01, राइट? क्योंकि पावर हमें हमें दी हुई है, डिवाइडेड बाय 0.82, राइट? एंड प्लस ई हमें हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय 7.6, राइट? और ई की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, सही है? सो ई की वैल्यू आपको ये दी हुई है, सही है? ज़रा कैलकुलेट कर लो भाई। सिर्फ आपको करेक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट वगैरह की कोई टेंशन नहीं दी हुई। सर आवाज आ रही? जी भाई, आ रही है। जी सर, मैंने पूछना था सिस्मेटिक और वो रैंडम एरर, हाँ, इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, सिस्टमेटिक एरर जो है वो किसी, जो सिस्टम होता है ना, जो आपकी जो भी मशीन है या जो भी जिस भी चीज़ से आप मेजरमेंट ले रहे हो, उसके अंदर से अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है, उसका अपना फॉल्ट है, राइट? वो सिस्टमेटिक एरर होता है। और रैंडम एरर ये होता है कि जो है ना, हमारी ह्यूमंस की लिमिटेशन होती है, राइट? ये दो कॉन्सेप्ट है। या रैंडम एरर वो होता है कि जिसमें आप कह लो कि एक्सपेरिमेंटर की तरफ से कोई मसला होता है, सही, अपैरेटस की तरफ से अगर कोई मसला होता है, तो वो सिस्टमेटिक एरर होता है, सही है? और ह्यूमंस की तरफ से कोई मसला होता है, या आप कह लो कि सर डी होगा एक्सपेरिमेंटेशन। आंसर। हम्म, ओके, ओके भाई, आप कह रहे हो डी, सही है। सही है, सो ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा जी। शुरू शुरू वाले जो 5 6 क्वेश्चन होते हैं आसान, लेकिन फिर भी इनमें ना एक आधा नंबर कट जाता ये अनसर्टेनिटी वाले है। कभी बार जिनमें तंग करते हैं। अनसर्टेन वाले नहीं है, वो दूसरे जो होते हैं जो सिंपली आपसे थ्योरी पूछ रहे होते हैं, वो हल्का हाँ, सा तंग कट रहे होते उसमें भी हो जाता है। अच्छा जी, आओ भाई, तुमसे कह रहे हैं रॉक ऑफ द सरफेस, रॉक ऑन अ surface of the Mars is projected vertically upward with an initial speed this much, the rock rises to the height this much above the surface, assume that this, okay, what is the acceleration? So ये, so initial speed तुम्हें दी हुई है 9.4, s फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, s जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 12, और a जो है वो तुम्हें निकालना है, हैं। सर सही है? मार्क्स के हम सीधा याद नहीं कर सकते? क्या चीज़?
फ्री फॉल जो होती है मतलब ग्रेविटी उसकी। याद कह सकते हो 3.7 उसका इसका आंसर होता है वैसे। ओके। सर ये 3.7 आ रहा है। बस सही है ये। 3.68 लेकिन 3.7। वो अगर आपको वो है ना, यानी अगर आपको प्रैक्टिस है तो फिर आपको याद हो जाती है, लेकिन अगर आपको कोई वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो फिर जाहिर बात है वो याद करना मुश्किल होता है। और फिर क्या क्या चीज़ें याद करोगे भाई, इसी जैसी बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं जो कि आप याद नहीं कर पाओगे। सही है मसला है। खैर, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है टू masses m and m are connected to an inextensible string which passes over the frictionless pulley. The mass m on the rest on the frictionless slope as shown. The slope is at an angle theta to the horizontal. The two masses are initially held stationary and then released. The mass m move downward. Okay. Which expression must be correct? Okay. अगर आप इसकी इक्वेशन देखो तो इसके इसके अंदर जो है वो हमारे पास वेट होगा जिसकी वजह से डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। यहाँ पे आएगी टेंशन, यहाँ पे आएगी टेंशन, राइट। और इसके अगर आप कंपोनेंट बनाओ, सही है, ये आ गया वेट, राइट। और इसका जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, राइट। सर और सी होगा ना आंसर। डायरेक्टली देखो, अब इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये आगे पास हो जाएगा एम जी साइन थीटा, राइट, क्योंकि ये थीटा होता है, राइट। अच्छा जी, अब आप कह रहे हो सी होगा एम जी साइन थीटा, और ये एक भी नहीं हो सकता भाई। सर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बड़ा वाला एम नीचे जा रहा था ना। एम छोटा वाला एम ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि बड़ा वाला एम लाइक इज ओए, ग्रेटर देन। नहीं नहीं, छोटा यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, यूं मोशन हो रहा है, यूं। अच्छा क्योंकि उसने कहा ना कैपिटल एम मूव डाउन। अच्छा सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। सर नहीं मास, सी ओके होगा। ओके ओके, गलत हो गया, सही है, वो नीचे जा रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एम जी साइन थीटा पॉजिटिव वाली फोर्स होगी, यहाँ पे ये पर स्मॉल जी एम जी हो कैंसिल भी हो जाएगा। जाएगा। कैंसिल कैसे करोगे भाई? सर हम लोग जी को इस वक्त ले ही नहीं रहे ना। चलो लाइक ओके फाइन, वो ग्रेटर देन लेस देन की वजह से वो आप हटा रहे हो, सही है। और जी एम ए और प्लस एम ए, राइट। ये वैसे जनरल इक्वेशन ये बननी चाहिए इस सिस्टम की, सही है। सो हमारे पास साइन थीटा आ रहा है, पहली चीज कॉस थीटा खत्म हो गया। और उसके बाद जो है, सही है, तो ये वाली साइड जो है वो आप बड़ी रख रहे हो, वो वाली साइड छोटी रख रहे हो, तो फिर आपके पास जो है वो फ्री फॉल डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, सही है, फाइन। अच्छा जी, तुम्हारे पास जो है ना ये याद होना चाहिए तुम्हें ग्राफ, सही है। तुम्हारे पास वो कह रहा है कि द डाइवर फॉल फ्रॉम द स्टेशनरी बलून एट अ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। द स्काई डाइवर falls her speed and the air resistance increases until the force of the air resistance is equal to the weight, right? Terminal velocity of free fall motion का बता रहा है, right? Which graph best variation show the time t of the displacement s of the weight of the motion of the sky, okay? Sky diver, सही। अब तुम्हें पता है इसकी ग्राफ तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, राइट। डिस्प्लेसमेंट का हम्म। ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ, क्या चीज़ भाई? मैं कहा सर सी नहीं सर। होगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है भैया, ये वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह का होता है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ये होता तो फिर सही होता है, राइट। और ये तुम्हारे पास होगा बी होना सी चाहिए, होगा राइट। सर। बी होगा, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास ओके। इनिशियली जो है, अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज होती है एंड देन फिर वेलोसिटी जाके कांस्टेंट हो जाती है, राइट। सो पहले वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है, सो यू कैन सी द कर्व एंड देन वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ रहे? सर क्या कहते जी हैं जी। आप आपके पास कोई नोट्स पड़े हैं जो कि मैं रटा लगा सकता हूँ? मेरे अभी तक ग्राफ से वापस ला था। किस चीज़ के ग्राफ से, इसके या फिर जनरल? सारे जनरल ग्राफ से मुझे मसला होता ग्राफ के कोई वो नहीं है मेरे पास नोट्स। um, सर मैं आपके उसको जो फुल नोट्स है उसमें शायद लिखे हुए हैं जो फुल नोट्स नहीं थे वो लिखे हुए तो केएस के। हैं, वो टोटल नोट उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो पूरे देखने पड़ेंगे। वो 150 सफ़ा थे, 150 या 170 सफ़े हैं, वो फायदा नहीं होगा उसमें। नहीं उसमें ये दो तीन पेज है ग्राफ के। वो ग्राफ जो है वो सिर्फ काइनेमेटिक्स के ग्राफ है, और वो सारे ग्राफ नहीं है, सारे चैप्टर के ग्राफ नहीं है। अच्छा जी, खैर, आ जाओ। सो तुमसे कह रहा है कि मासेस तुम्हें दिए हुए हैं, सही है। a ball of a mass this much traveling in x direction and a mass and a speed this much collide with a ball of a mass zero point 0.3 traveling in y direction at the speed zero point 0.4. The two balls stick together, okay fine. What is the angle theta, right? सो तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम अलग अलग कंसिडर करोगे तो फिर तुम्हें होगा, सही है, सॉल्व। सो अगर मैं वर्टिकल मोमेंटम ले लूँ, वर्टिकल, राइट, सो इनिशियल वर्टिकल मेरे पास होगा 0.3 इंटू 0.4, राइट। और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ले लेते यार हैं। ए लग रहा है। इसका वैसे ए नहीं होता है, इसका मेरे ख्याल से सी, बी या सी में से कुछ होता है, सही, एज फार एज आई रिमेम्बर।
तो इस वजह से कर लेते हैं, सही है 0 इसमें तो बेटा तुक्का लग ही नहीं सकता है, सही है, इसमें तो होशियारी कर भी मत लेना, ये सॉल्व होके आएगा हमेशा। सही है, हॉरिजॉन्टल इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इस एक पार्टिकल की वजह से आएगा, वर्टिकल मोमेंटम एक और पार्टिकल की वजह से आएगा। आफ्टर द कोलिजन दोनों जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, सही, और एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम निकालोगे सो ये हो जाएगा दोनों के मासेस का एडिशन, विच इज 0.2 एंड 0.3, सो 0.5 इनका मास आ गया। एंड देन जो भी वेलोसिटी है v cos थीटा, ये आ गया हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। वर्टिकल मोमेंटम तुम्हारे पास हो जाएगा v साइन थीटा। यार मुझे याद नहीं है वेक्टर मेथड, वो मैंने आपका देखा था लेकिन जो है ना मैंने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। और यार क्या मसला है यार, क्यों मर रही है ये? अच्छा जी, खैर तो वो मुझे याद नहीं है, तो इसलिए शायद मैं वो ना लगा पाऊँ, सही है। लेकिन जो है ना वो भी मुझे सीखना है। तो खैर अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वेक्टर ट्राइंगल बनाते हैं और उससे सॉल्व करता है ना। 0.5 v साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा, सही है, वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में रख दोगे 0.5 v कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू v साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा जीरो पॉइंट सर वन वी क्या है लेंगे? क्या चीज़? वी क्या लेंगे? v कुछ भी नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन v cos थीटा, राइट। आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। सो v साइन थीटा डिवाइडेड बाय v सर वैसे cos वही थीटा। हम लोगों को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक हम लोग कंपोनेंट लेकर नहीं कर सकते? एक कंपोनेंट से नहीं हो रहा ना, tan थीटा बनेगा ना। अच्छा सही है। सही है, ये हो गया, v से v कैंसिल करा दो, और tan थीटा इज इक्वल्स टू, और या tan इनवर्स कर दो, सही है, tan इनवर्स ये आ गया 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1, राइट। ये सॉल्व कर लो, इससे आ जाना चाहिए सर 50 आ रहा 50 आ रहा है, सही है। भाई जो बोल रहे हैं वेक्टर मेथड, वो वेक्टर मेथड यूँ होगा कि फाइनली डायरेक्शन ये होगी, सही है, और इनिशियली एक यूँ मूव कर रहा है, राइट, और एक यूँ मूव कर रहा है। भाई मुझे बताना है अगर मुझसे गलती हो तो, ओके, सही है। सो अब इनिशियली जो मोमेंटम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम 0.2 इंटू 0.5, ओके, 0.2 इंटू 0.5, राइट, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आ गया। वर्टिकल मोमेंटम इसकी वजह से आएगा 0.3 इंटू 0.4, ओके, 0.3 इंटू 0.4, राइट। ये हमारे पास है। अच्छा हमें निकालना है क्या है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ये एंगल निकालना है, सही है, थीटा। सो तुम क्या कर सकते हो, tan थीटा, सही, इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट 0.3 इंटू 0.4, सही है, डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.5, राइट, ये तुम्हारे पास हो गया। सही, ये वेक्टर मेथड था जो कि भाई मुझे कह रहे थे, सही, ये आ गया, ओके, है। क्लियर हो गया, सर ये ज्यादा आसान है। है ना। यार क्या बात है। अच्छा जी, मैंने भी अभी अभी सीखा है, बस जब मैं तुम्हें सॉल्व कर रहा था मैंने फ़ौरन सीख लिया इसको। अच्छा जी। हमारा सर। हाँ मैं चुप है। आओ आगे चलो। तुमसे कह रहे हैं कि फोर क्यूबॉइड्स विद एन आइडेंटिकल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब है आर इमर्ज इन द वाटर, और द क्यूब, अच्छा याद रखना कि अगर वॉल्यूम सेम है, सही है, तो और तुमने इसको पानी के अंदर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है सब पे एक इक्वलेंट अपथ्रस्ट लगेगा, राइट। द क्यूबॉइड्स आर हेड एट द सेम डेप्थ एंड इन आइडेंटिकल ओरिएंटेशन by the vertical rod, okay, as shown, fine. Water has a density rho, सही है, सबकी डेंसिटी सेम है, पानी की डेंसिटी सेम है, सही है, और इन सब की डेंसिटीज इन्होंने डिफरेंट मेंशन की हुई है, सही है। अच्छा जी, तुमसे अर्ज कर रहे हैं कि द upthrust of the water on each of the cuboid are same, yes it should be, क्योंकि upthrust डिपेंड करता है रो जी और वी पे, राइट, लिक्विड के डेंसिटी पे और लिक्विड के वॉल्यूम पे, राइट, लिक्विड का वो वॉल्यूम जो कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो सबके वॉल्यूम चूंकि सेम है तो सारे सेम लिक्विड के वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे होंगे, सो ए शुड बी द पॉसिबल आंसर, राइट। लेकिन खैर आगे भी देखते हैं। अच्छा जनाब, और तुमसे कह रहा है कि अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन डब्ल्यू इज ट्वाइस, नहीं होना चाहिए, सही, सेम होना चाहिए। अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन एक्स इज ट्वाइस, नो, सेम होना चाहिए। अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन वाई इज जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, राइट। तो खैर आ जाओ भाई आगे चलते हैं। यार ये बड़ा गंदा क्वेश्चन था शायद, या शायद नहीं था, नहीं नहीं ये नहीं था। सही, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ डेंसिटी दिस मच साइड लेंथ तुम्हें दी हुई है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो है वो मिनिमम एरिया की वजह से आएगा, सही, प्रेशर इज इक्वल टू अच्छा डेंसिटी दी हुई है, सो रो जी
और एच कर सकते हो तुम, सही। सर और वो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम से निकालेंगे ना, मास निकालेंगे फिर वो 9.81 से। ऐसा करना चाह रहे हो? हाँ चलो इससे ऐसा कर लो, निकलेगा। चलो ऐसा कर लेते हैं। सो फोर्स अपॉन एरिया कर लेते हैं भाई, बोल रहे हैं हमारे फोर्स अपॉन एरिया कर ले, सही है, फोर्स अपॉन एरिया कर ले, सही है, कर लिया भाई। ये सॉलिड सो है ना, सॉलिड होगा। अबे वो उसमें लिक्विड में भी लगता है फॉर्मूला, 1.13 एक्सपोनेंट 4 × 9.81, राइट। अरे यार सॉरी सॉरी, ये हमारे पास सर है पहले डेंसिटी और वॉल्यूम वन से। पॉइंट वन थ्री हाँ खत्म करो, एक्सपोनेंट 4, राइट, ये आ गया डेंसिटी। सही है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम, जो कि मेरे पास है 0.12, सही है, 0.12 × 0.15, सही है, इंटू 0.1, राइट, ये आ गया डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, सही है, मास बन गया, इंटू 9.81, ये बन गया वेट, राइट, डिवाइडेड बाय। अच्छा जी, अब मुझे ये अब देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर का मतलब है मिनिमम वाली जो सबसे छोटी साइड होगी, यानी 12 और 10 का जो एरिया होगा वो मुझे बनाना है। 0.12 × 0.15, अब देखो, देखो कौन है, वन सुन रहे हैं जीरो ना? आवाज सुन जीरो रहे हैं? पॉइंट वन हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ सर। अबे देखना, वो समझा रहा हूँ जो मैं लगा रहा था पहले, देखो अब ये दो चीज़ हैं, ये इन दो चीज़ से कैंसिल हो गई, राइट, तो पीछे क्या बचा, रो, जी और एच बच रहे हैं, समझ रहे? सर अब हमें कैसे पता सर है एच वैसे कौन मेरा सी है फिर? आंसर अरे मेरी ए जान, आ जो रहा है। सबसे ज्यादा हाइट होगा ना, वो होगा ना आपका मैक्सिमम प्रेशर, सबसे ज्यादा हाइट की वजह से होता है, डेप्थ की वजह से होता है, समझ रहे हो ना? अब अगर तुम ब्लॉक को इस ओरिएंटेशन में खड़ा करो, यानी 12 वाली साइड ऊंची हो, राइट, तो इतनी डेप्थ नहीं होगी इसकी, 15 वाली साइड सबसे ऊंची है तो इसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। गेटिंग? हाँ जी बोल। यानी अगर सर आप रो जी एच लगाते तो इसके अंदर आप रखते, ये डेंसिटी आ जाती 1.13, राइट, इंटू 9.81, एक्सपेंट लगा लेना आप, इंटू अब यहाँ पे आपने सबसे मैक्सिमम हाइट सेलेक्ट करनी है कि जिसमें आप जो वो जिससे आप मैक्सिमम प्रेशर आएगा, राइट, तो ये आपके पास आ जाएगा, सी बनता है इसका आंसर। अच्छा डी है, ओके डी। फाइन, सही, ओके ओके। आ जाओ भाई, तुमसे कपिल का कह रहे हैं, कपिल में तुम्हारे पास डी होता है पॉसिबल आंसर, राइट। सो चलो आगे आ जाओ। अच्छा, ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, बहुत दफा रिपीट भी हुआ है, राइट, ये तुम लोग को याद करवाया, होगा या नहीं याद है? करवाया आपने पूरा अलग से। हाँ, तो दोबारा से सर करना पड़ेगा हमें, जी, सही फिर से करते हैं। है। अच्छा जी, सो खैर इन्होंने क्या हुआ है कि भाई एक तुम्हारे पास फुल फैट मिल्क है, राइट, और तुम्हारे पास वो फैट फ्री मिल्क से बना है और फैट से बना हुआ है, राइट, यानी तुमने उसके अंदर डाली थोड़ी सी चर्बी, सही है, तुमने उसके अंदर डाला थोड़ा सा फैट फ्री मिल्क, फैट फ्री मिल्क, सही है, और तुम्हारे पास बन गया फुल फैट मिल्क, राइट, फुल फैट मिल्क, ओके। अच्छा, अब तुमने क्या करना है, इनके वॉल्यूम अलग से ले लो, वॉल डेंसिटी, मास ले लो, सही है, मास, डेंसिटी एंड, यार क्या हो गया, मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी, सही हो गया। अच्छा जी, अब जो फैट का जो वॉल्यूम है, सही है, सबसे पहले देखते हैं भाई, इन्होंने वॉल्यूम ऑफ द फुल फैट मिल्क दिया हुआ है, राइट, फुल फैट मिल्क का जो वॉल्यूम है वो हमें दिया हुआ है, अच्छा जनाब, ये हमें दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट -3, राइट, फुल फैट मिल्क का वॉल्यूम हमें ये दिया हुआ है, राइट। अच्छा जी, एंड मास हमें दिया हुआ है इसका 1.035, राइट, ये हमें मास दिया हुआ है, राइट, इट कंटेन 4% फैट बाय वॉल्यूम, राइट, तो 1 एक्सपोनेंट -3 का 4% निकालो कितना बनेगा, 4 एक्सपोनेंट -5 बन जाएगा, राइट, और 4 एक्सपोनेंट -5 फैट है, सही, ये हमारे पास फैट का वॉल्यूम आ गया, राइट। अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो फैट फ्री मिल्क है, सही, उसका तुम्हें अगर तुम वॉल्यूम निकालना चाहो तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके, राइट, सो 1 एक्सपोनेंट -3 माइनस 4 एक्सपोनेंट -5, सही है, सो तुम्हारे पास आ जाएगा 9.6 एक्सपोनेंट -4, राइट, ये तुम्हारे पास आ गया इसका वॉल्यूम, सही है। अच्छा जी, इन्होंने हमें बताया द डेंसिटी ऑफ द फैट फ्री मिल्क, डेंसिटी ऑफ द फैट फ्री मिल्क इज गिवन 1.040 एक्सपोनेंट 3, राइट, ये हमें गिवन है, अगर हम इस मास और वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करें तो इसका मास आ जाएगा, राइट, सो इंटू 1.04 एक्सपोनेंट 3, सही है, सो हमारे पास इसका मास आ रहा है 0.9984, राइट, हमें पता है कि फैट को और फैट फ्री मिल्क के मास को ऐड किया होगा तो फुल फैट मिल्क बना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फैट का मास आ जाएगा, सही है, सो 1.035 माइनस आंसर, सो आई एम गेटिंग 0.03 राइट, और इसकी मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डिवाइड कर दो, सही है, सो आंसर डिवाइड बाय 4 एक्सपोनेंट -5, राइट, 915, सही हो गया।
ये हमेशा जो है ना, जब भी मिक्सर की डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा, हमेशा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो तुम्हारे पास है और फिर मिक्सर, सही है, तुम्हें ये पता होना चाहिए दोनों के मासेस को ऐड करोगे, सही है, तो ओवरऑल मास बनेगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम बनेगा, राइट, फिर उन दोनों एडेड वॉल्यूम और एडेड मास को डिवाइड करोगे तो डेंसिटी बनेगी, राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इन दोनों की डेंसिटीज ऐड करके इसकी डेंसिटी नहीं बनती है, ओके, बी केयरफुल, बस ये कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना है। ये तीन 9 कॉलम तुम फिल करोगे, इनमें से कोई ये कॉलम तुम्हारा आंसर होगा, एक एक जो है ना तुम्हारा बॉक्स तुम्हारा आंसर होगा, सर राइट। फिर से बता सकते हैं? क्या चीज, क्या चीज? बिस्मिल ही है ये। देखो, सवाल नहीं समझ। देखो, सवाल की समझ पूरा बताऊं या फिर आखिरी वाला बताऊं? एक तरीका समझा दें फिर से। देखो, आपको जो है अगर मिक्सर दिया हुआ होगा, मिक्सर की डेंसिटी यानी मिक्सर से रिलेटेड, यानी दो उसमें चीजें होंगी जिसको आप मिला रहे होगे और एक तीसरी चीज बना रहे होगे, राइट, सही है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो देखो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला ये होता है कि तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना होगा, मास, सही है, मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वन, राइट, प्लस मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टू, यानी जो दो चीज़ें तुम मिक्स कर रहे हो वो उनको ऐड करोगे, और फिर वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वन प्लस वॉल्यूम ऑफ जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, राइट, जब इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे तो फिर उससे तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आएगी, राइट, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए तुम्हें उन दोनों के इंडिविजुअल मासेस और इंडिविजुअल वॉल्यूम पता होने चाहिए, राइट, ये बस कॉन्सेप्ट है, सही है, तो इसी वजह से हमें फुल फैट मिल्क तक पहुंचने के लिए इन सब के डेंसिटीज और मास और वॉल्यूम पता होने चाहिए, राइट, लेकिन खैर इसमें तो ये तुमसे इसकी डेंसिटी निकलवा रहा था, उसने तुम्हें ये चीजें दे रखी थी, सो यू कैन यूज दिस थिंग, जैसे कि मैथ्स के अंदर तुम्हें आंसर दिया वो तो तुमसे बोल रहा क्वेश्चन है, बीच में से कोई स्टेप शो कर दो, राइट, तो उसके अंदर ये चीज थी, राइट, अब यहाँ पे ये चीज मेंशन है, सही, तुम इसको यूज करके इनके साथ तुम ये वाली चीज निकाल सकते हो, समझ पा रहे हो? सही होगी सर। अच्छा जी, आगे आ जाओ। सो तुमसे कह रहा है कि gas is trapped inside a cylinder by the piston of a cross-sectional area A. The piston is not frictionless. Okay, so piston की कोई ना कोई friction है। अच्छा जी, the gas is heated and it causes to expand, pushing back the piston through the distance r from the position P to the position Q. The length of the gas column has then S. Okay, which expression represent the amount of work done by the gas against the atmosphere during the expression? Okay, so अब बेसिकली हमारे पास जो पिस्टन है वो आउटवर्ड मूव हो रहा है, राइट, एक सेकंड डी भाई, बनेगा। क्यों भाई डी बनेगा? वैसे लग रहा था। हम्म, देखो ना, उसने कहा है कि गैस इज हीटेड एंड दिस कॉज इट टू एक्सपैंड, सही है, सो गैस अगर एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब है कि गैस किस पे वर्क डन कर रही है, एटमॉस्फेयर पे वर्क डन कर रही है, राइट, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क डन कर रही है, सही है। अच्छा जी, खैर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, सही है। अच्छा जी, तो तुम्हारे पास प्रेशर इज इक्वल टू, वैसे ये सिलेबस में नहीं है बट कर लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू तुम्हारे पास फोर्स अपॉन नहीं सर, फिर से कर लें। है, अबे करते हैं ना, जल्दी से करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फोर ये 2019 में निकल गए थे सारे क्वेश्चन, अभी A2 के अंदर है, सही है। सो फोर्स, अगर फोर्स को तुम एल से एस से मल्टीप्लाई कर दो या आर से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, आर से, तो तुम्हारे पास ये वर्क डन बन जाएगा, सही है, और इसको भी तुम अगर आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, सही है। सो तुम्हारे पास आ गया प्रेशर टाइम्स ए आर, राइट, इज इक्वल्स टू वर्क डन, राइट, ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन गई। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि जो जहाँ पे तुम्हारे पास ए आर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तुम्हें सबसे पहले वो चीज़ पिक करनी है, तो ए हो सकता है, सी हो सकता है। अब यहाँ पे तुमने ये डिसाइड करना है कि प्रेशर कौन सा होगा, सही, प्रेशर इनसाइड द गैस होगा या प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सही है। तो खैर हम क्या निकाल रहे हैं कि वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब है वी हैव टू यूज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें पता चलेगा कितना जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम हुआ है, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगी, सही है। और अगर हम बाय द गैस निकालेंगे, अगर हम ये यूज करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि गैस ने कितना टोटल वर्क डन किया है, राइट, लेकिन उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है, कुछ उसके अलावा भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये है। खैर नहीं समझ में आया तो इग्नोर कराओ।
अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि वाटर फ्रॉम द reservoir is fed to the turbine of the hydraulic system at the rate of this much, right? kgs per second दिया हुआ है, right? इसका मतलब है टाइम यहाँ पे मेंशन है सी के अंदर, ओके? द reservoir is above 280 मीटर above the level of the turbine. The electrical output from the, अच्छा तुम्हें आउटपुट दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ, तुमसे एफिशिएंसी पूछा है, इसके अंदर वैसे ज्यादातर आंसर सी या डी में से होते हैं, सही है? सो लेकिन देखते हैं इसमें हमारा कितना तुक्का लगता है। सही है, सो तुम्हें आउटपुट पूछ रहे हैं, सो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है तुम्हारे पास 250 इंटू 580 वोल्ट, राइट? ये तुम्हारे पास आ गया पावर, राइट? और तुम्हारे पास इनिशियली क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है ना, वो पानी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पानी नीचे गिर रहा है, तो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब टरबाइन पे गिरेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगी, राइट? सो तुम्हारे पास है 510 इंटू 9.81, ओके, इंटू 280, राइट? डिवाइडेड बाय वन। मैं वन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो है ना एम जी एच है, राइट, विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड या डिवाइड पर सेकेंड, ये आपको शो करेगा कि अब ये पावर में कन्वर्ट हो गया, राइट? अब आप निकाल लो इसको। मेरी स्पीड आज थोड़ी तेज है क्योंकि जो है ना नमाज आगे खड़ी है, और मुझे नमाज से पहले पहले कंप्लीट करना है क्योंकि आगे एक और क्लास है उसमें भी पास ओवर कराना है। सही है, तो ये मसला है। सही है, सो मेरे पास आंसर आ रहा है डी आ रहा है, राइट? चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि a ball is thrown vertically up into the air. It rises to the top of its path before beginning to the fall vertically downward. सही है, इसने ये बता दिया। Assume that the gravitational potential energy of the ball is zero at its starting position. Okay. Gravitational, okay. Which statement about the ball is not correct? Okay. As it rises, its kinetic energy transferred into gravitational potential energy. Yes, correct. So as the at the midpoint of its path, its gravitational potential energy is equals to half of its initial kinetic energy. No, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो है कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस भी थी, राइट? इनटू द एयर, तो इसका मतलब है कि जब मिड पॉइंट पे होगा तो मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में से कुछ ग्रेविटेशन में कन्वर्ट हुई होगी और कुछ एयर रेजिस्टेंस के अंदर गई होगी, राइट? सो ये आपके पास हो गया। और एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो, यस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि भाई वो जीरो हो जाती है वेलोसिटी, राइट? एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ इट्स टोटल एनर्जी इज लेस देन इट्स इनिशियल टोटल एनर्जी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे वो जीपीई की फॉर्म में होगी, राइट? क्योंकि बॉल रुकी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ जीपीई जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होगी, सॉरी कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो चुकी होगी एयर रेजिस्टेंस के अंदर। सो जीपीई एट दिस पॉइंट शुड बी लेसर देन काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्टिंग पोजिशन, राइट? सो ऑल ऑफ द करेक्ट एक्सेप्ट बी, राइट? चलो आगे आ जाओ। सो तुमसे कह रहा है फोर्स ऑफ दिस न्यूटन इज लिफ्टेड to is needed to lift the hook of a crane at a constant velocity. The crane is then used to lift the load of a mass this much at a constant velocity this much. Okay, what is the power needed to lift the hook and the load? Okay, दोनों के masses को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 100। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन, सही है, प्लस 1000 न्यूटन इंटू 1000 इंटू 9.81, सही है, ये आ गई फोर्स, और इंटू वेलोसिटी है 0.5, राइट? सॉल्व कर लो। 5.4 किलोवाट आ रहा है, पी आ रहा है मेरे पास, सही है। चलो आ जाओ भाई। सो तुमसे कह रहे हैं द डेटा फॉर द स्टील वायर ऑन एन इलेक्ट्रिक गिटार आर लिस्टेड। ओके, डायमीटर दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है। द वायर स्नैप एंड कॉन्ट्रैक्ट इलास्टिकली, assume the wire obey the Hooke's law. By what percentage does the length L of the piece of the wire contract? Okay, so हमें बेसिकली ये निकालना है, E is equals to F एफ अपॉन ए, और ये आ गया स्ट्रेन, राइट? सही है, अब वो स्ट्रेन को बेसिकली मांग रहे हैं उसके अंदर परसेंटेज के अंदर मांग रहे हैं, सही है। सो हम स्ट्रेन को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, सही है। सो एफ हमारे पास है 20, राइट, अपॉन डायमीटर हमारे पास है, रेडियस हमारे पास जाएगा 2.5, एक्सपोनेंट -4, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे पाई लगा दोगे, यंग मॉडुलस में दिया हुआ है 2 एक्सपोनेंट 11, सही ये आ गया। अच्छा जी, और जो भी आंसर आ रहा होगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, पता चल जाएगा, सही है। सो 20 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2.5 एक्सपोनेंट -4 इंटू, अच्छा इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, इंटू 2 एक्सपोनेंट 11, सही सर है। ये सवाल फिर से समझा सकते हैं? समझा सकते हैं भाई, हमारे पास आ रहा है
ये आ रहा है डी। सही है भाई। देखो इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेन निकालने को बोल रहा है सीधा सीधा। ओके, क्या ये बात समझ रहे हैं? इसके अंदर वो तुम्हें ये जो है ना ओके, बाय व्हाट परसेंटेज डज द एल ऑफ द पीस ऑफ द वायर कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली आप ये स्ट्रेन है राइट, ये आपको जो है ना दिस इज स्ट्रेन राइट, सही स्ट्रेन है। विच इज ई अपॉन एल राइट। सो बस ई अपॉन एल को आपने सब्जेक्ट बना लेना है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया राइट, लेकिन चूंकि वो परसेंटेज की फॉर्म में मांग रहे हैं तो इसलिए मैंने एंड में ना फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देना है। ओके, तब जाके मेरे पास आंसर सही आएगा। क्लियर? तो बस ये सेट हो गया। ठीक है अच्छा सर। जी, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है। सही है, और आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी निकाल दो। सही है, किलो न्यूटन के अंदर दिया हुआ है, सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है। सही है। सो अब आप एनर्जी एरिया अबव द ग्राफ बेसिकली होना चाहिए। सही है, तो आप वो निकाल दो 1/2 इंटू 30 एक्सपोनेंट 3 राइट इंटू 4 एक्सपोनेंट -2 राइट। सर ये तो इलास्टिक पोटेंशियल आएगा ना? क्या चीज़? ये तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी? तो फिर हमें स्ट्रेन मांगा है। अच्छा जी भाई, देखो स्ट्रेन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ना ये वो देता है। सही है। अब कभी डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि खींचने की वजह से आती है राइट। और कभी डिफॉर्मेशन होती है कि आप कंप्रेस कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को। सही है, तो उसकी वजह से जो वो होती है हम उसको जनरली स्ट्रेन कह रहे होते हैं राइट, लेकिन वो दोनों एक ही चीज़ निकाल के देते हैं। सही है, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, तुमसे ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है और तुमसे कह रहा है कि फेज डिफरेंस बता दो एक्स वाई के बीच बीच में राइट। सो एक्स तुम्हारे पास है, अगर तुम यहाँ से कंसिडर करो तो इसको तुम मान लो जीरो है। सही है, जीरो से 90 राइट, 180, 270, 360, 450 एंड 500 राइट, 500, 540 सॉरी राइट। अब अगर तुम 540 डिवाइडेड बाय 180 कर दो तो तुम्हें वो पता चल जाएगा फ्रैक्शन राइट, 3 आ रहा होगा राइट। तो 180 टाइम्स अगर तुम 3 करोगे तो तुम्हारे पास 540 बन जाएगा राइट। चलो, अच्छा तुम्हें लंबी की हुई है कहानी में। सही है, तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा ग्राफ जो है वो लेंथ और टाइम पीरियड को सही बता रहे हैं। सही है, तुम्हें याद रखना है कि भाई वाई एक्सिस पे हमेशा एम्पलीट्यूड होता है, एक्स एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेवलेंथ बताएगा, अगर टाइम पीरियड है, अगर टाइम है तो टाइम पीरियड बताएगा राइट। सी आंसर है। सही है, सो डी मेरे ख्याल से सही लग रहा है मुझे। सही है। सर सी नहीं है? सी कैसे होगा भाई, यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे वेवलेंथ नाप रहा है। समझ लो, सर लेकिन तो यहाँ पे वेवलेंथ ही है ना ये, इसके दरमियान क्रैश से क्रैश। मेरा बच्चा ये टाइम पीरियड होता है ना करस से करस, जब आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम मेंशन हो तो। समझ रहे? देखो एक्स एक्सिस पे अगर टाइम मेंशन है तो ये क्रस से क्रस टाइम पीरियड बनेगा, एक्स एक्सिस पे अगर ये मेंशन है तो क्रस से क्रस वेवलेंथ बनेगा राइट। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल दिया हुआ है। सही है, तो दिस इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड राइट, तो इसलिए डी हो गया। समझ गया? हाँ ना बोल भाई। सही है। अच्छा जी, तो मैं उसने कहा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ओके फाइन। अच्छा तुम्हें पता है कि भाई तुमने बॉक्सेस काउंट करने होते हैं इसके अंदर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, टाइम बेस सेटिंग इज इक्वल्स टू सॉरी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, फॉर्मूला लगा दिया तुमने। और फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड राइट, ये तीन चीजें करनी है तुम्हें। सही है, तो अगर तुम एक वेव देख लो, एक वेव कितनी आ रही है, तकरीबन मेरे पास एक दो 2.8 बॉक्सेस आ रहे हैं लेट्स से। सही है, सो 2.8 बॉक्सेस राइट, और 2.8 बॉक्सेस इंटू टाइम बेस सेटिंग है मेरे पास 5 एक्सपोनेंट -3 राइट, यहाँ आ गया टाइम सर पीरियड। बोलो बोलो। और 1/फ्रीक्वेंसी कर 1/टाइम पीरियड कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो 1/2.8 इंटू 5 एक्सपोनेंट -3 कितना बता रहा है भाई? सर सेवेंटी मैं वन तो आ ए रहा है। बता रहा हूँ। 71 कैसे ये बता रहा है भाई? 71 मैंने आ रहा है थ्री मेरे। बॉक्स मैंने 4 बॉक्सेस ले लिए थे। नहीं तो थोड़ा उससे ज्यादा लगाओ ना, क्योंकि एक्चुअल में 4 बॉक्सेस, ओए 4 बॉक्सेस, एक दो तीन बॉक्सेस है ना, फोर तो वो तो डेढ़ जी वेव्स जी जी बन सर, रहे हैं। मेरी गलती है। ओके ओके। अच्छा जी तुमसे कह रहा है कि पुलिस का इज ट्रैवलिंग विद स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड द स्टेशन ऑब्जर्वर राइट। सो तुम्हें पता है कि माइ प्लस टुवर्ड है तो नीचे माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस प्लस माइनस, हाँ माइनस है। टुवर्ड। सही है, सो ये तुम्हारे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व राइट। सो एफ नॉट तुम्हें निकालना है। सो 340 डिवाइडेड बाय 340 -300 -30 इंटू
2000, राइट? सही है, निकाल दो भाई। सो 340 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 310, सही है। सो आई एम गेटिंग 21,080, 2190 यार है, सही है। चलिए भाई आगे चलते हैं। सो अच्छा जी, तुमसे कहा हुआ है कि अब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड ओवर द मेजरिंग सिलेंडर एज शोन, पानी ऊपर से डालें, वाटर इज ग्रेजुअली poured इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, अ मच लाउडर साउंड इज फर्स्ट हर्ड एट द लेवल 2.9। ओके, इसका मतलब है कि भाई आपके पास जो है वो है क्या बोलते हैं अपना क्लोज एंड आपके पास बन रहा होगा, सही है। एंड अ सेकंड मच लाउडर साउंड इज हर्ड व्हेन द वाटर लेवल इज दिस मच, राइट? इसका मतलब है कि लेट से मान लो कि इनिशियली जब वाटर लेवल यहाँ पे था, यानी 2.9 पे था, तो तुम्हें एक लाउड साउंड सुनाई दिया, राइट? और उसके बाद दूसरा लाउड साउंड सुनाई दिया लेट से यहाँ पे, राइट? तो इसके दरमियान जो वाटर वेव बन रही होंगी ना, पहले पहले हार्मोनिक पे ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है। एक सेकेंड, सही है ये, सही है। और ये सही, ये इस तरह से आपको कुछ अज्यूम होना चाहिए अपने जहन में, सही है। सही हो गया। देखो याद रखना, दो मैक्सिमा के बीच में हाफ द वेवलेंथ का फर्क होता है, सही है। ये ऑलवेज द केस है, राइट? दो मैक्सिमा के बीच में हाफ द वेवलेंथ, यानी दो लाउड साउंड के बीच में हाफ द वेवलेंथ का फर्क होता है अगर इनको सब्ट्रैक्ट करो तो, राइट? सो अगर तुम 67.3 माइनस 2.9 करो, क्योंकि इससे डिफरेंस आएगा, राइट? तो ये बेसिकली तुम्हें हाफ द वेवलेंथ के बारे में बताएगा, सही है। सो यहाँ से तुम्हें हाफ द वेवलेंथ पता चल गया। और फिर तुमने क्या करना है, स्पीड दी हुई है, सो 330 डिवाइडेड बाय दिस, राइट? एक्सपोनेंट कन्वर्ट कर लेना, एक्सपोनेंट -2, यहाँ से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है, बी। अच्छा जी, आ जाओ भाई आगे आ जाओ। सर सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई पे 2 नहीं करेंगे क्योंकि हाफ है। 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, करना है, करना है, मैंने किया नहीं माजर। मतलब ये हाफ द वेवलेंथ की आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो फुल वेवलेंथ आएगी, राइट? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद तुमसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है वाटर वेव इन अ रिपल टाइम इज डिफ्लेक्टेड एंड एज पास थ्रू द गैप इन द पीरियड, ओके। सर वैसे आप विच ऊपर वाला सवाल फिर से समझा सकते हैं कि हाफ वेवलेंथ वैसे क्यों होगी? अच्छा ऐसा करें, देखो, जब फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई देगा ना, लेट्स से फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई दे रहा है तो पानी यूं है, राइट? यानी जब पानी तुम्हारे पास यहाँ तक हुआ होगा ना, जब पानी तुम्हारे पास यहाँ तक हुआ होगा, ये तुम्हें जो है ना 2.9 तक पहुंचा होगा, यहाँ पे फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई देगा, राइट? सही, क्योंकि नीचे से क्लोज है, ऊपर पानी बढ़ता जा रहा है, राइट? फर्स्ट लाउड साउंड तुम्हें यहाँ पे सुनाई देगा, राइट? सेकंड लाउड साउंड जब तुम्हें सुनाई देगा ना, तो वेव इस तरह से बनेगी। हम्म, सही है। और सही, सेकंड लाउड साउंड तुम्हें यहाँ पे सुनाई देगा, राइट? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, सही है, सही, ओके। अब देखो सीन ये है कि तुम्हें जो है ना यहाँ पे इस जगह पे तुम्हें फर्स्ट लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, राइट? फर्स्ट लाउड साउंड, सही है, फर्स्ट लाउड साउंड, राइट? और इस जगह पे तुम्हें सेकंड लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, ओके। सही हो गया। सो अगर आप यहाँ से देखो, सो ये एंटी नोड है और ये नोड बन रहा है, राइट? एंटी नोड और सॉरी, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में हाफ ऑफ द वेवलेंथ आ रही है, राइट? समझ पा रहे हो? जी सो सर। अब बेसिकली ये यहाँ पे आपने रीड किया 67.3, राइट? और यहाँ पे आपने रीड किया 2.9, सो वो देखने में नहीं लग रहा बट वो है 2.9, राइट? सो अब ये जो बीच वाला डिस्टेंस है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दैट इज बेसिकली हाफ द वेवलेंथ, राइट? दिस इज लैम्डा बाई 2। क्लियर हुआ? सही होगी सर। और ये हमेशा जब भी पानी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा ऐसा होगा, कभी भी इसके अलावा नहीं बन सकता, ओके। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन के अंदर भाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो विड्थ होती है और दूसरी स्पीड होती है, राइट? कि आपके जो स्लेट की भी जो विड्थ है वो, और जो पानी की स्पीड है, ये दो चीजें, दो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, सही है। सो एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड कोई फर्क नहीं डालता, सही है। एम्पलीट्यूड जहाँ पे भी आएगा वो वहीं गलत हो जाएगा, वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड ये भी गलत हो गया, राइट? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड द विड्थ ऑफ द गैप, फाइन, सही। वेवलेंथ
या फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड, ये तीन चीजें, और विड्थ ऑफ द गैप, ये आपके पास जो है ना आपको डिफ्रैक्शन के अंदर हेल्प करती है, राइट। अच्छा जी, आ जाओ भाई। इब्साम सुन रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तुझसे? जी सर। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज यूजिंग रेड लाइट of a wavelength this much and has a fringe spacing that much. Fine. Which fringe spacing would be observed for the same arrangement of the apparatus but using the light of a wavelength this much, right? देखो अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए है, राइट। सबसे पहले तुम ये देख लो कि इसमें से कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, राइट। उसने कहा सेम अरेंजमेंट, राइट। सेम अरेंजमेंट का मतलब है डी सेम हो गया, राइट। और तो तुम्हारे पास जो है हेलो ए भी सेम सर, हो गया। आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। वो अबे मैं क्या पहले दे रहा चाह था, रहे वो हैं? आवाज जा नहीं रही थी। अच्छा। सर वेवलेंथ कैसे, वो जो एंगल जाता है किस तरह से इफेक्ट करती है? उससे ज्यादा करती है या डिक्रीज करती है? मैक्सिमम यहाँ पे जो है ना, जब एक सेकंड रुक, पहले ये कंप्लीट करना उसके बाद बताऊंगा। अच्छा, देखो अब तुम्हारे पास जो है, तुमने ये फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूला के अंदर एक्स और लैम्डा ये वेरिएबल हैं, ए और डी सेम है, राइट। सो तुमने दो केसेस देखे, राइट। पहला केस हो गया x1 ओवर लैम्डा वन इज इक्वल टू डी अपॉन ए, राइट, ये सेम है। फिर x2 ओवर लैम्डा टू, राइट, लैम्डा टू इज इक्वल टू डी अपॉन ए, राइट, डी अपॉन ए। तुमने डी अपॉन ए को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास x1 लैम्डा वन, x2 लैम्डा टू बन गया, राइट। सही है, ये तुम्हारे पास हो गया। सो अब तुमने जो x हमारे पास है वो 3.5 मिलीमीटर में ही निकालना है, तो इसे मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। सो 7.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7 ये आ गया, और यहाँ से लैम्डा टू को मल्टीप्लाई कर दो 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, राइट। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 7.7 डिवाइडेड बाय 7। सही है, सो 2.25 आ रहा है, सही, 2.3 ए बन रहा है, सही। ओके। अच्छा, चलो आगे आओ। भाई देखो यहाँ पे ना याद रखो कि आपके पास, इन्होंने कहा कि भाई अम, कहा गया, विच टू फैक्टर अफेक्ट द एंगल ऑफ द वेव, राइट। देखो अगर आपके पास जो है ना ये आपके पास ये गैप है, राइट। अगर वेवलेंथ भी इस गैप के बराबर है ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो स्प्रेड हो, राइट। लेकिन अगर गैप बहुत बड़ा है और वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके टकराने के चांसेस बहुत कम है, राइट। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक दरवाजा है, सही, दरवाजा बहुत बड़ा है और एक पतला सा आदमी उसमें से पास हो, तो कम चांसेस है कि वो दरवाजे की एजेस से टकरा पाए, राइट। बट एक पतला सा दरवाजा है, मोटा आदमी उसमें से पास हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो टकरा के पास होगा। अगर भागता हुआ जाएगा तो टकराएगा, इधर उधर निकल जाएगा, राइट। सही हो गया। सो अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है और विड्थ बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। यानी कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी, अनडिफ्रैक्टेड पास हो जाएगी, राइट। और अगर बिल्कुल छोटी ब्लॉकिंग है, बिल्कुल छोटा छोटा एज है और बहुत बड़ी वेव है, तो ब्लॉक हो जाएगी, राइट, समझ रहे? सही हो गया। तो जी आपके पास जो है, जो विड्थ है और जो वेवलेंथ है, दोनों अप्रोक्सीमेटली अगर इक्वल होंगे तो फिर मैक्सिमम आपको डिफ्रैक्शन मिलेगी, समझ रहे हो? जी अच्छा जनाब, आ जाओ भाई, ये आ गया तुम्हारे पास। तुमसे कह रहा है कि विच व्हाट इज अ पॉसिबल चार्ज ऑन द पार्टिकल, राइट। तुम्हें पता है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज बोले तो कि चार्ज की एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की, वो तुम्हारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, राइट। और तुम्हारे पास चार्ज फिक्स नंबर में होता है, या तो 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, या मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, राइट। सर टू पॉइंट पहला फाइव वाला ए थ्री है पॉइंट वन मतलब। हाँ यस। बाकी जितने भी, अगर तुम सब वैल्यू को 1.6 से डिवाइड कर दोगे तो सारे पॉइंट्स के अंदर आंसर देंगे। जो होल नंबर के अंदर आंसर देगा वो आपका आंसर होगा, राइट। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि एक बार दोबारा समझा दे, ये समझ नहीं आया। देखो चार्ज जो होता है ना वो क्वांटाइज होता है, राइट। चार्ज होता है जैसे इंसान होता है ना, अब एक इंसान होगा, दो होगा, तीन, ढाई इंसान नहीं हो सकते, साढ़े दो, साढ़े तीन, ऐसे इंसान नहीं हो सकते, राइट। सिमिलरली चार्ज जो है ना वो तुम्हारे पास पूरे होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगर तुम्हें किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज की वैल्यू दी हुई है, राइट, तो तुम उसको उसके एक्चुअल चार्ज से डिवाइड कर दो, राइट। अगर तो उसके एक्चुअल चार्ज से डिवाइड करने पे आंसर होल नंबर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो चार्ज पॉसिबल है, राइट। लेकिन अगर तुम लेट्स से इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है? 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय 1.6, 2.5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी पे 2.5 चार्ज स्टोर है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो 2 चार्ज होगा या 3 चार्ज होगा, राइट। अब पहले वाले पे जब डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, सही है। 6.4 एक्सपोनेंट 20, राइट।
और डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट 19, राइट? सो ये आपके पास आएगा। हाँ सही है, मतलब नहीं, यही होगा, एक पॉसिबल चार्ज है ये। ऐसा कह रहे हो? नहीं, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है मेरे पास पॉइंट, सॉरी, ये मेरे पास आ रहा है टू सर पॉइंट जीरो, पॉइंट नेगेटिव फोर आ रहा 20 है। है ना, इस नहीं, ये इसलिए नहीं पॉइंट हो फोर आ पाएगा। रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा, राइट? और कोई करते हैं, ये तीसरे वाले कर लो। पॉइंट 1.1 टू एक्सपोनेंट -18, सही है, डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, ये आ रहा है 7 दे रहा है ये, सही है, ये सही हो जाएगा। सही, ये गलत हो रहा है। सही हो गया, क्लियर है? सर बस आप इसके अंदर वो कर लिया करें ना, जो पहला वाला नंबर है 6.4 या 4, उन हम्म। सारों को बस डिवाइडेड बाय 1.6 कर लो, ये हाँ, वही रटा है। वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। सर वो कर रहे हैं, लेकिन वो चार्जेस की वजह से वो मसला हो रहा है। पहला वाला देखिए डिवाइड हो रहा है। वो नेगेटिव 20 है ना, तो इसमें आपको पॉइंट सिक्स फोर करना हाँ, पड़ेगा। इसलिए पूरा चार्ज के साथ जी जी एक्सपोनेंट के जी। साथ करना पड़ता है। या एक्सपेंड को अगर हटाने तो 0.64 कर दो, 19 खुद ही बन जाएगा। अच्छा जी, खैर आगे आ जाओ। 10 क्वेश्चन है, 18 मिनट है हमारे पास, लेट्स सी। सो तुमसे कह रहे हैं कि अ स्लाइस ऑफ नमाज का टाइम जर्मेनियम हो गया, 7:30 है। है। तुम भाग लो, भाग लो, तुम भाग लो। रिकॉर्डिंग असल अपलोड कर दूँ? हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि स्लाइस ऑफ जर्मेनियम ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच कैरीज अ चार्ज ऑफ दिस मच, द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑफ द जर्मेनियम इज दैट मच। ओके, सारे इसे ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में है। हारून सुन लियो, ये पीछे भी तो कंफ्यूज कर रहे थे इसमें। ईच चार्ज कैरियर हैज अ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सारी मीटर पर सेकंड के अंदर गिवन है। ओके, सो आई इक्वल्स एन ए क्यू वी। ओके, वी निकालना है। आई तुम्हारे पास है 56 एक्सपोनेंट -6, राइट? एन, अब देखो ये एन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी कन्वर्जन होगी 1 एक्सपोनेंट -2, राइट? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कन्वर्जन होगी 1 एक्सपोनेंट -4। ओके, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी कन्वर्जन होगी वन 8। एक्सपोनेंट -6। कैसे 8 होगी भाई? सर एक्सपोनेंट 8 नहीं नेगेटिव, होगी? सेंटीमीटर जो है वो एक्सपोनेंट -2 है, राइट? और टाइम्स 3 करोगे तो -6 होना चाहिए। अच्छा समझ रहे? अच्छा अच्छा। टू को क्यूब नहीं कर रहे हो, टू को मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हो, राइट? मतलब जो है ना, ये आके 1 एक्सपोनेंट -2 एंड होल थिंग क्यूब है, राइट? सो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, समझ रहे हो? और सिमिलरली अगर आपके पास 1 मिलीमीटर है तो उसको आप करोगे 1 एक्सपोनेंट -3, राइट? 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो आप उसको करोगे 1 एक्सपोनेंट -6, राइट? और 1 मिलीमीटर क्यूब है तो उसको आप करोगे 1 एक्सपोनेंट -9। ओके, ये आपके पास हो गया। खैर, सो यहाँ पे हमने करना है 2 एक्सपोनेंट 13, ये आ गई इसकी वैल्यू, राइट? और फिर सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन 1 एक्सपोनेंट -6, राइट? ये आ गया। अच्छा जी, और तुम्हारे पास क्या है भाई? क्यू की जो वैल्यू है, अच्छा, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दिया हुआ है वो 1 एक्सपोनेंट -4 हो जाएगा, राइट? सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। बदतमीजी उन्होंने खूब भर भर के की हुई। ओके, एंड दूसरी चीज क्या है? 1.6 एक्सपोनेंट -19, राइट? और यहाँ से तुम वी की वैल्यू निकाल लो। 56 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 13 इंटू 1 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1 एक्सपोनेंट -4 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19। सही है। ओ रे भाई साहब, पागल वाला आंसर आ रहा है मेरे पास। 13 मैंने दिया है, -6 है, और -4 है, और क्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19। वन सर पॉइंट आपने सेवन फाइव बोलो बोलो। 1.8। सर सारे आंसर तो वही आ रहे हैं, लेकिन जो है ना उसमें उसमें मसला आ रहा था। ये ना, आपने क्या एक एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड की हुई इसमें? किस चीज़ की? क्या कहते हैं, देखो आप फिर एन, से बता सकते क्या क्या है? अबे यार, देखो एन जो है वो उसकी वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट 13, वो मैंने लगा दी, सही है। सेंटीमीटर क्यूब है एन ना, तो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन के लिए मैंने 1 एक्सपोनेंट -6 लगा दिया, सही है। और फिर एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन मैंने 1 एक्सपोनेंट -4 कर दिया, सही है। और जो चार्ज की वैल्यू है क्यू, वो मेरे पास आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है। ये मेरे पास आ गया। सही है। तो इससे वैसे आना तो सही चाहिए, क्यों गलत आ रहा है? 1.6 एक्सपोनेंट -19। और एक सेकेंड,
इतनी बड़ी वैल्यूज क्यों दे रहा है? 56 एक्सपोनेंट -6 और 2 एक्सपोनेंट 13, सही है, इंटू 1 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1 एक्सपोनेंट -4, सही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और एन हो गया, और वी हमारे पास है, वी हमने निकालना है, आई क्यू हमारे पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19। वैसे इतने ज़्यादा चार्जेस की वैल्यूज आ रही हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो मसला करेगा। हम्म, क्या करें इसको? वही आ रहे हैं, 1.75 एक्सपोनेंट 11 आ रहा है, लेकिन 11 क्यों आ रहा है? 11 तो नहीं आना चाहिए हमारे पास। अगर चलो सेंटीमीटर क्यूब में, हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए, मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्जन हमने कर दी है। यार एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन हम जलील करवा रहे हैं, और कोई ऑप्शन? अच्छा, द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द जर्मेनियम इज दिस, ईच चार्ज कैरियर हैज अ चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सही है, वो हमने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, सही है, और तो +6 हो जाएगा, सही है, 3, अच्छा जी, 11 यहाँ से बन रहा है। ये इसमें और क्या कर सकते हैं? सर नहीं वैसे वो समझ मीटर में। सेकंड में आ रहे हैं ना, मीटर सेकंड में। मीटर पर उससे सेकंड के अंदर आ रहा है ना, तो मीटर पर सेकंड के अंदर तो माइक्रो एम्पियर था, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया, सही है, सेंटीमीटर क्यूब, आय हाय शिट, ये एक्सपोनेंट +6 होता है, सही है, ये भंड तो मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। एक सेकंड, ये इसको एक्सपेंड करते हैं +6। अच्छा जी, सो हम कर रहे हैं 56 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 13, सही है, और इंटू 1 एक्सपोनेंट 6, सही है, इंटू 1 सर एक्सपोनेंट, 0.18 आ रहा है। सही आ गया, सही हो गया। देखो ये जो है पर मीटर क्यूब है, ओके, सही है ना? दिस इज नॉट मीटर क्यूब, दिस इज पर मीटर क्यूब, राइट? यानी 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? तो वो डिवीजन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, राइट? तो जब डिवीजन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो वो जब कन्वर्ट करोगे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? यानी जो है ना, इसकी ये जो होना चाहिए, ये यहाँ पे नीचे होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये ना यहाँ पे होगा, इसके इस ये इस तरह से होना चाहिए, right? ये सही हो गया, और बाकी सब ऐसे नॉर्मल है, राइट? तो जब वो आंसर आएगा ना तो तुम्हारे पास फिर नॉर्मल आंसर आ रहा होगा, खैर। अब यार ये क्वेश्चन, अब यार ये क्वेश्चन नहीं होता, पहले भी हमने बड़ी ट्राई की थी, लेकिन अरे यार नहीं नहीं, हो जाएगा चल। अच्छा जी, तुमसे ये दिया हुआ है, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर, सही है। सो पावर के लिए हम पावर इज इक्वल टू ई दी हुई है, ई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ओके, तो इसका मतलब है कि हम रेजिस्टर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, V² और आर की कुछ जुगाड़ बिठाते हैं ओवर आर, सही है। सो अच्छा जनाब, ये अगर हम जस्ट एक सेकंड क्या लगा इसके अंदर, इसके अंदर ना तीनों चीजें निकाल लेते हैं, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, इसके थ्रू करंट निकाल लेते हैं, इसके इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं, खुद ही सॉल्व हो जाएगा, सही। आ जाओ। सो करंट इसके अंदर जो होगा वो V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी, E इज इक्वल टू आई, देन आर प्लस आर, राइट? ये इसके अंदर करंट होगा, राइट? E ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द करंट जो कि इसके अंदर से गुजर रहा होगा, राइट? और चलो अगर करंट आ गया तो करंट से अगर हम जुगाड़ बना सकते हैं, राइट? पावर इज इक्वल टू I² आर, राइट? सो हमारे पास जो है आई हमारे पास आ जाएगा E ओवर E² ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, राइट, टाइम्स आर, अरे ये लो ये हो गया, सही हो गया। चलो आगे चलते हैं, डायोड बना के दिया हुआ है तुम्हें, सही है, और तुमने ये कर दिया, आगे आ जा भाई। तुमसे कह रहा है कि अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ सर इसका भी 1.4, रटा था। हाँ जी, सही है, कहाँ अगर से पता देखो, चलेगा सारे रटे? देखो अगर फिलामेंट लैंप है,
सही है, फिलामेंट लैंप है, आईवी का ग्राफ बना रहा हूँ, आईवी, राइट। सो आईवी का ग्राफ इसका यूं बनना चाहिए फिलामेंट लैंप का, राइट। यार क्या हो गया, इस तरह से, राइट। इनिशियली स्ट्रेट लाइन, सही, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एंड देन यहाँ पे कर्व, राइट, इधर कर्व, राइट, ये आपके पास हो गया फिलामेंट लैंप, राइट। और मेटालिक कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तुम्हारे पास जो है नॉर्मल ओमिक कंडक्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया, ये ए है, ये बी है, राइट। अ रेजिस्टर, रेजिस्टर का भी यही होगा, सही, फिक्स रेजिस्टर का भी यही होगा, सेमीकंडक्टर का इस तरह से बनेगा, राइट। और बस ये सही। अच्छा जी, सो मेटल वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस, रेजिस्टेंस हमने निकाली है, सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो 7.1.7 एक्सपोनेंट 8, राइट, -8, राइट, रो L 1.4 over area 7.8 exponent -7, right, how much? 1.4 exponent -8 into 1.4 divided by 7.8 exponent -7. I am getting 0.035, 0.031, 0.0, सही है, सो ये आ गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि a battery of the electromotive force EMF and a negligible internal resistance blah blah blah, okay, which circuit will produce a current through the battery of 0.16, okay। अच्छा, मैं ना, करंट मुझे दिया हुआ है, सारे में वोल्टेज सेम है, मैं रेजिस्टेंस निकाल के ना फिर मैं देख लेता हूँ, सही है। V इज इक्वल टू आई आर मैंने किया, राइट। मेरे पास हर किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज 6 6 दिया हुआ है, राइट। और मुझे करंट चाहिए 0.67 का, सही है। सो 6 डिवाइडेड बाई 0.67 अगर मैं करूँ, सो आई एम गेटिंग 8.925, ओके। ओके, सो 6 डिवाइडेड बाय 2/3, सही, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, राइट। मुझे 9 की रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। पहला वाला जो है वो मुझे देगा 18 की रेजिस्टेंस, राइट, ये मुझे नहीं चाहिए, सही है। दूसरा वाला होगा 1/6 प्लस 1/6, 2/6, सही है, 3, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, सही है। क्योंकि इसमें 9 की रेजिस्टेंस आ रही है, राइट। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 12, 1/12 प्लस 1/6, सही है, 2/12, 3/12, और 12/3 4, इसकी आ जाएगी 4 की रेजिस्टेंस, इसकी आ जाएगी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 2 की आ जाएगी, राइट। चलो आगे आ जाओ। अरे बाप, अच्छा जी। सो द डायग्राम शोज अ नेटवर्क ऑफ, गंदी गंदी चीजें बना के दे रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही। आइडेंटिकल रजिस्टर दिए हुए हैं तुम्हें, सही है। इसका आंसर ना मैंने एक ज़माने में रट्टा लगाया था, ये 1.9 बनता है, सही है। बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं कि इसका आंसर आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा जी, द रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड इज फाउंड टू बी 2.5, ओके। द रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड इज फाउंड टू बी 2.5, अच्छा जी। अगर हम वाई और जेड को कनेक्ट कर लें, यार इसमें मैं शायद फंस जाऊं, बट लेट्स सी। सही है, अगर मैं इसको यूं बना दूं सर्किट को, सही है। सो द रेजिस्ट, ये वाई है, सही, और ये जेड है, राइट। सो ये मेरे पास आ गया 5, ये मेरे पास है आर, और ये मेरे पास है आर, राइट। और इन्होंने कहा कि अगर इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो तुम्हें ये इतनी रेजिस्टेंस दे रहा है 2.5 की, ओके। सो मैं कर लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास हो जाएगा, ये दो आर है सीरीज के अंदर, तो 1/2 आर हो जाएगा। सो 1/5 प्लस 1/2 आर, राइट, इज इक्वल टू 1/2.5, सही है। And 1/5 minus 1/2.5 is equals to 1/2 r, सही है। So 1/5 plus, सॉरी, माइनस, एक सेकंड कुछ भंड हो रहा है, सही है, 1/2.5 माइनस 1/5, सही है, 1/5 आ गया, सही, इज इक्वल्स टू 1/2 r, सही है। सो 2/5 इज इक्वल्स टू 1/r, सही है। और r इज इक्वल्स टू 5/2, 2.5 गलत आ रहा है, सही है। अच्छा जी, the resistance between y and z is 1/2 minus 1/5, 1/2.5 minus 1/5, so 1/5 आ रहा है 0.2, सही है। सर वैसे ये और पैरेलल में किस तरह होगा, ये सीरीज में नहीं होंगे? हाँ, कौन सा? ये सीरीज में नहीं होंगे? नहीं ना, सीरीज में नहीं होंगे ना। व्हाट इज अ, यार ये जंक्शन जंक्शन को आपने नोटिस करना है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, सही है। अरे यार, शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड।
मैंने गलत कर दिया उसने कहा द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई ना। सो एक्स और वाई अगर निकालना है, सही है, एक्स और वाई सही है, सो इसका मतलब है यार ये जो है ना थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, मुझे ये चीज़ चाहिए। सही, अच्छा बाय द वे मैं आर निकाल चुका हूँ 2.5 राइट। सही है। अच्छा मैंने ये एक्स और वाई यहाँ से कनेक्ट किया राइट, मैंने मतलब यहाँ मैंने बैटरी लगा दी यूँ, और मैंने इस जंक्शन को फॉर नाउ हटा दिया राइट। तो इसका मतलब है ये आर आ गया विच इज़ 2.5 राइट, और इसमें से एक आर था जिसको हमने ले लिया 2.5, और इसमें से जो है ना एक की वैल्यू है 5 राइट, एक की वैल्यू है 5, सही हो गया। और यहाँ पे अभी अब हमें जो है ना इसके बिटवीन रेजिस्टेंस चाहिए राइट। सो ये हो जाएगा 1/2.5, और जो दूसरा वाला इनको आप ऐड कर लोगे सो 1/7.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/r टोटल, ये बन जाएगा सही है। सो 1/2.5 प्लस 1/7.5 और 1 ओवर आंसर, सही है। सो 1.875 1.9 आ रहा है राइट। सो देखो मैंने ना दो सर्किट का अज्यूम किया, पहले मैंने ये सर्किट अज्यूम किया, सही है, जिसमें मुझे मैंने ना इसको लिया, पहले मैंने ये अज्यूम किया, सही है, यहाँ पे मेरे पास आ गया तो ये ये, तो 0.5 ही आ रहा है। नहीं नहीं 1.875 आ रहा है भाई, इन दोनों को ऐड करोगे ना और फिर रेसिप्रोकल भी करना है भाई। सुनो सुनो सुनो, देखो पहले मैंने लिया, यहाँ पे मैंने किया y और ये z हो गया राइट, और यहाँ पे मेरे पास था 5 राइट, ये 5 था और ये r था, ये हम्म। r था राइट। और इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस मुझे 2.5 दी हुई थी, इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस मुझे इसने 2.5 दी हुई थी राइट। सो इस 2.5 की रेजिस्टेंस को यूज करके मैंने r की वैल्यू निकाली विच इज मेरे पास आ रही है 5/2 राइट। अब जब ये 5/2 मेरे पास इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ रही है यानी 2.5 आ रही है, सही, अब मैंने फिर उसको दूसरी ओरिएंटेशन में सेट कर लिया जो कि उसने मुझे कहा है एक्स और वाई की ओरिएंटेशन में राइट। सो अब मैंने जो है एक्स और वाई यानी अब यहाँ पे ये एक्स आ गया और ये वाई आ गया राइट, और ये दोनों नीचे चले गए यानी ये दो अब नीचे चले गए यहाँ पे आ गए राइट, ये जो है ना ये यहाँ पे आ गए सही। और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, पैरेलल में सॉल्व होकर आंसर आ गया राइट। अच्छा जी चलो आगे चलते हैं, तुमसे कह रहे थे डायग्राम शोज अ बैटरी, a fixed resistor, an ammeter and a variable resistors connected in all in okay fine, सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर रिड्यूस, अगर रेजिस्टेंस को कम करोगे करंट ज़्यादा हो जाएगा, सही है, करंट सर्किट के अंदर ज़्यादा होगा, जब वो ज़्यादा करंट इसके अंदर से जाएगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, सही है। सो सही है, करंट ज़्यादा हो जाना चाहिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आएगी, सही हो गया। अच्छा जी, तुम्हें जो है सिंपल सा वो तुम्हारे पास है एक नॉर्मल सा सीरीज सर्किट है, तुम उसको सॉल्व कर लो, सही है। सो तुम्हारे पास जो है ना आउटपुट वोल्टेज है 4, यानी मैं वी आउट इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पास है आर डिवाइडेड बाय आर प्लस R1 इज इक्वल्स टू वी इन राइट। सो अच्छा तुम्हारे पास जो है, मैं इसको कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं चलो खैर ऐसे ही कर लेते हैं, 4 इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय R+16 into 9 right, so 4/9 right is equals to R and R+16 right। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर बनेगा वो तुम्हारे पास आंसर बन जाए, अब यहाँ पे ना ये थोड़ी सी लंबी कहानी होगी, अगर तुम 9R इज इक्वल्स टू 4R+64 64 सही है, और तुम्हारे पास जो है ये हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 64, सही है, सो 64 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 12.8। यार ये तो आंसर ही नहीं है, 9 हो गया, सही है, 4 into 16 64 आ गया। सिर्फ 16 क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? 160 नहीं है? क्या चीज़ 160 नहीं होगा? गलत किया क्या? हाँ हाँ, ये देखना 160 ओम है। 160 में कहाँ, अबे 160 सही है, तो 160 है, सो तो 640 हो जाएगा, सही है, और 640 डिवाइडेड बाय 5, सो 128, ओके। अच्छा जी, अब जो है, अच्छा जी, सो इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे कह रहा है कि इन अ सर्किट शोन एक्स वाई इज अ लेंथ एल, एक्स वाई इज अ लेंथ एल of a uniform resistant wire, okay, potential difference is applied across x and y, okay, r
1 and R2 are the unknown resistance. Okay, J is a sliding contact that join the. Okay, fine. J is move along X and Y. Okay, to a point at which the lamp is off. Okay, this point is at the distance X from X. Okay, the potential difference across R1 is V1 and the potential. Okay, fine. What is the ratio of R1 over R2? Right. अच्छा जी. So हमें जो है इसको देखो, इस सर्किट को ना सिंपल डील करने का तरीका ये होता है कि तुम इसको एक सीरीज सर्किट मान लो, राइट? इसको अलग सर्किट मानो, उसको अलग सर्किट मानो, सही? और तुम इसको यूं अज्यूम कर लो कि भाई तुम्हारे पास जो है, उसने कहा है कि V1 ओवर V2, राइट? सो V1 ओवर V2. अच्छा जी. अगर तुम्हारे पास इन्होंने कहा ये एक जो चीज़ है ना कि एक्स एंड वाई लैम्प इज स्विच ऑफ, राइट? ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है जो कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, दो पॉइंट पे ऐसे सेम हो रहा है कि यहाँ पे ना करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, राइट? यानी इस पॉइंट पर, सॉरी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, राइट? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एग्जैक्टली पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी आ रहा है, राइट? ये कॉन्सेप्ट है, सही है? तभी तुम्हारे पास करंट जो है वो जीरो, क्योंकि जो सेम लेट्स से यहाँ पे 5 का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे भी 5 का आ रहा है, राइट? सो इन दोनों के रिस्पेक्ट से अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो जीरो का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट? अब अगर आप इसको एक सर्किट अज्यूम कर लो विद द रेजिस्टर एक्स, राइट? और एक और सर्किट अज्यूम कर लो कि जिसकी रेजिस्टेंस है एल माइनस एक्स, राइट? एल माइनस एक्स, राइट? लेंथ क्योंकि तुम्हें पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, राइट? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, सही? सो अब अगर जो है अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें, सो टोटल वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास जो कि पैरेलल है, सो V1 प्लस V2 जो भी टोटल वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा, सही है? सो हमने क्या करना है, हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, राइट? अगर तुम पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला लगाओ, सो पोटेंशियल डिवाइडर तुम्हारे पास होता है V आउट इज इक्वल्स टू R1, राइट, ओवर R1 प्लस R2, राइट, टाइम्स V इन, राइट? ये फार्मूला होता है तुम्हारे पास, सही है? अब इन्होंने कहा V2, इन्होंने R2 के क्रॉस में V2 दिया हुआ है, राइट? यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम्हें जो है ना V2 मिल रहा है, राइट? इसका मतलब है कि V2 तुम्हारे पास इनपुट वोल्टेज है, राइट? क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पे V2 तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, राइट? पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो दिस इज द इनपुट वोल्टेज, राइट? तो इसका मतलब है कि दिस इज द इनपुट वोल्टेज V2, राइट? और V1 जो है इज गोइंग टू बी V आउट, राइट? जो कि यहाँ पे तुम्हें आ रहा होगा V1, और जो कि तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है V1, राइट? और हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों में V1 है ये बराबर है, राइट? सो अब हम ये कह सकते हैं कि V1 विच इज द आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे आ रहा है डिवाइडेड बाय V2, राइट, इज इक्वल्स टू। अब अगर आप इस सर्किट को देखो, इसको देखो, राइट, तो यहाँ पे दो रेजिस्टर है, हम इसके क्रॉस काम कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी विच इज एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स, राइट? ये आपके पास जो है ना एक सिंपल सा सोल्यूशन बन जाएगा इसका, राइट? सो तुम्हारे पास आ जाएगा दिस, राइट? तो तुम दोनों सर्किट को अलग अलग करके भी कर सकते हो, राइट? इसको अलग करके कर सकते हो, राइट? यानी जो है ना ये एक सर्किट हो गया तुम्हारे पास, राइट? और तुम्हारे पास जो है ना जो ये जो पूरा सर्किट है, सही, ये पूरा सर्किट यहाँ पे तुमने V2 अप्लाई किया हुआ है, राइट? इस पूरे सर्किट पे V2 अप्लाई किया हुआ है, सही? ये समझना है तुमने। ये नीचे वाला सर्किट मैंने बनाया है, सही? डिलीट। ये मैंने नीचे वाला सर्किट बनाया है, दिस इज R2, राइट, एंड R1, राइट? यहाँ पे तुम्हारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दिस इज V1, ओके? सो तुम्हारे पास जो है ना ये V2 हो गया, सही? एक सेकेंड, यहाँ पे सही है, V2 आ रहा है, V1 और वो जीरो, हाँ सही, उसी में से निकल के आ रहा होगा, सही? सो यहाँ पे तुम्हारे पास V2 आ रहा है, राइट? क्योंकि अब V2 में से कुछ वोल्टेज जो निकलेगा तो तुम्हारे पास V1 यहाँ पे रह जाएगा, राइट? यानी V2 में से कुछ वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम होगा तो यहाँ पे V1 रह जाएगा, सही? सो V2 शुड बी टोटल, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा। सिमिलरली तुमने एक और सर्किट अज्यूम करना है जो क्योंकि पैरेलल के अंदर लगा हुआ है, तो तुमने एक और सर्किट अज्यूम करना है कि जिसमें तुम्हारे पास है सॉरी उल्टा हो गया, पॉजिटिव एंड यू हैव टू लेंस, एक है तुम्हारे पास जिसको मैं कह रहा हूँ एक्स, दूसरा तुम्हारे पास है एल माइनस एक्स, राइट? ये दो तुम्हारे पास है, राइट? एंड दिस इज V2, राइट? और यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है V1, राइट? सो अब तुमने क्या करना है, तुमने V1 और V2 का रेशियो लेना है पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला से, तो तुम उस हिसाब से कर लोगे, राइट? आ जाओ भाई। तो तुम्हारे पास है न्यूक्लियस ऑफ
मैग्नीशियम अंडरगो बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो निकलता है, सही है, और एक्स होने वाला है तो हमारे पास 23 ऊपर ही रहेगा, राइट। 23 ऊपर ही रहेगा, बीटा पॉजिटिव का मतलब है कि तुम्हारे पास एक प्रोटॉन कम हुआ है और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, सो 2011 हो जाएगा ये, सही। 2311, राइट। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास है विच लिस्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, यस। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, सही है, और ये प्रोटॉन वो नहीं है, प्रोटॉन यहाँ पे नहीं है, सही है, सो तुम्हारे पास ये हो गया, सही। खैर, तो ये तुम्हारे पास जो है ना ये टोटल पूरा पेपर हो गया, चलो बस।